गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को कल पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी तरीके से क्लियर हो गया और मैंने वहाँ पे एक दो टॉपिक छोड़ रखा है तो उसको मैं डिस्कस करवाऊँगा, ठीक है ना। देखिए ये मैटर क्या होता है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का क्योंकि 12th और 10th वालों के लिए एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं। मैंने सिलेबस वाली वीडियो अपलोड किया था, उस सिलेबस में देखिएगा, ठीक है। तो मैंने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को वहीं तक रोक दिया और जो वहीं तक क्या रोक दिया, लगभग प्रीपोजिशन लगभग क्लियर ही था, कुछ और भी बच जाते थे प्रीपोजिशन आप लोगों के लेवल तक ना वो बहुत सारे हो गए थे, ठीक है ना। वो वहाँ तक ही बस अगर मैं बताऊँ तो वो वहाँ तक ही क्लियर था प्रीपोजिशंस वगैरह, ठीक है। मैटर क्या था कि और भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन तो क्लियर हो गया, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, कंजंक्शन का जो पूरी की पूरी फुल्ली डिस्कशन है वो हम लोग सिंथेसिस में कर लेंगे। इंटरजेक्शन बच गया, इंटरजेक्शन अभी कई जगह पे आने वाले हैं। इंटरजेक्शन जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आएंगे तो वो वहाँ से डिस्कस हो जाएगा, वो भी क्लियर, ठीक है ना। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब कुछ बचा है नहीं, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने हर के 10-10 पार्ट्स करवाए, ठीक है ना। नाउन के सिर्फ 5 करवाए, वो भी नाउन के मैंने बताया कि कंक्रीट नाउन और आपका क्या और बाकी कंक्रीट नाउन के हिस्से कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन बाकी जो नाउन है वो कितने, एक नाउन और होता है, मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सामान्यतः नाउन 2 ही प्रकार के होते हैं लेकिन उसमें भी पार्ट्स डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। आज की क्लास में हम लोग कुछ यूनिक करेंगे जो कि आपका क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ने के लिए जस्ट यहीं से बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट चैप्टर है ये आप लोगों का स्टार्टिंग में, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देखना मत भूलिएगा और यहाँ से आप लोग देखते रहिए। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं खींचूंगा, अब बिल्कुल ईजिली तरीके से पढ़ाऊँगा और बिल्कुल आसान टॉपिक से लेकर के उठाऊँगा, ठीक है ना। तो देखिए मैटर क्या है कि सबसे पहले अगर एक सेंटेंस आया तो सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, तो मैं अगर बताऊं, अगर हिंदी में बात करें तो शब्दों का ऐसा समूह, ठीक है ना, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ को प्रकट करे, ठीक है ना। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ को प्रकट करे उसे सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। एक बात और समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी, ठीक है ना, डेफिनेशन हो जाएगी। आज के बाद मैं देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी प्रोनाउंस वगैरह में सबको, ठीक है, कि कई लोग बताया मुझे कि प्रोनाउंस में प्रोनाउन और जो एडजेक्टिव वगैरह लिखवाया हूँ उसका हिंदी में ही डेफिनेशन लिखवाया हूँ, तो आज के बाद मैं इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखवा दिया करूँगा। आप लोग डेफिनेशन इंग्लिश में, बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड्स के ही ग्रामर में जुड़े हुए हैं ना, तो इसकी वजह से मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ words which makes complete sense is called a sentence, ठीक है। ये लिख लीजिए, डेफिनेशन इसकी हो जाती है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमा मत लगाइएगा, ठीक है ना। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, ठीक है ना। यानी शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे वाक्य का पूर्ण भाव प्रकट हो, ठीक है ना। वाक्य का पूर्ण भाव प्रकट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक सेंटेंस कहेंगे, ठीक है ना। यानी अगर हिंदी में बात मैं करूं तो लिखेंगे कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो वाक्य का पूर्ण भाव प्रकट करे तो उसे सेंटेंस कहते हैं।
कहते हैं। ठीक है ना, ये रहा आप लोगों का। ठीक है, चलिए देखते रहिए। आप लोग देखिए, कहीं भी पढ़ रहे होंगे ना, वहाँ से यहाँ पे अगर बेहतरीन कंटेंट ना मिले तो आप लोग कहिएगा। ठीक है ना, और आप लोग बढ़िया से बस पढ़ते रहो और यू बिलीव मी। ठीक है ना, आप लोग मेरा भरोसा कीजिए और मैं इसमें आप लोग को देखिएगा। आप लोग एक दिन अगर पढ़ लोगे ना, एक दिन अगर ये मेरी क्लास अटेंड कर लिए हो ना, अगर यहाँ से अब बिल्कुल अटेंड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग एक क्लास अटेंड करते हुए जा रहे हो ना, तो आप लोग देखना कुछ टाइम बाद, महज 1 हफ्ते बाद, अभी 1 हफ्ते बाद मुझे पढ़ा लेने दीजिए इसको, 1 हफ्ते बाद आपके पास इतना नॉलेज का भंडार होगा ना कि आप लोग सोचोगे कि हमने सही जगह, हमने सही डायरेक्शन में मेहनत किया है। ठीक है ना, तो बस जितना यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ो। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। ठीक है ना, मैं आगे यहाँ पे लिखता हूँ, हेडिंग एक डाल लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस होता है, चूँकि चैप्टर का नाम भी यही है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, और देखिए पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस होता है, फर्स्टली अगर मैं बात करूं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो आएगा वो आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, जिसके मीन्स क्या होता है? कर्ता होता है। जो दूसरा आएगा वो आपका आएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ठीक है ना, जिसके मीन्स क्या होता है? विधेय होता है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका सब्जेक्ट कर्ता, ये प्रेडिकेट विधेय। ठीक है ना, 2 हो गए। अभी देखिए, अब इनके भी पार्ट्स आते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है और विधेय क्या होता है? सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में मुख्य भूमिका निभाने वाले भाग को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और मुख्य भूमिका के बाद जितने भी मुख्य शब्दों के बाद जितने भी आपके भाग आते हैं सेंटेंस के, वो सारे सारे प्रेडिकेट्स होते हैं। ठीक है ना, यानी प्रेडिकेट क्या होते हैं? तो प्रेडिकेट विधेय का मतलब आपका हो जाएगा कि जो आपके वाक्य में, ठीक है ना, जो आपके वाक्य में, एक मिनट, ठीक है, जो आपके वाक्य में बाद में प्रयोग हो, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से उनकी स्टार्टिंग हो। तो इस प्रकार जब हेल्पिंग वर्ब से उनकी स्टार्टिंग होगी ना, तो इतनी बातें समझ लीजिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होंगे वो आपके क्या हैं, वहाँ के उसके बाद से जो हिस्सा आएगा वो प्रेडिकेट है। उसके बाद से नहीं, उसी से ले करके, ठीक है, प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर जैसे मैं एक एग्जाम्पल्स के तौर पे बात करूं, एग्जाम्पल्स क्या, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सब्जेक्ट की। तो देखिए, किसी भी, लिखते हैं, किसी भी वाक्य में मुख्य भूमिका निभाने वाले शब्दों को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, अब लिखिएगा यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होने वाले भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। अभी इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना, प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होने वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ये दोनों मोरल चीज़ें हो गई। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल्स देता हूँ, दिखाई दे रहा है ना नीचे तक? ठीक है, जैसे जैसे लिखा हूँ बिल्कुल आप लोग अपनी नोट्स पे वैसे उसी तरीके से बनाते जाओ। चलो इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, इरेज करके मैं आगे चलता हूँ आप लोगों को लेकर के। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को रोक करके ना स्क्रीनशॉट कर लिया करो। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम दिखे तो तुरंत वीडियो को रोको और स्क्रीनशॉट कर लिया करो। ठीक है, उसके बाद अपना लिख लिया करो, फिर वीडियो को चालू कर दिया करो। ठीक है, अभी लाइव तो हूँ नहीं कि आप लोग भगते हुए जा रहे हो। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे मैटर क्या होता है कि अगर हम लोग चल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बात क्या आती है, यहाँ पे अब हम लोग चल लेते हैं किसका? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। मैं अलग अलग चलूँ ना, बस एक ऐसे लिखता हूँ, क्या?
सेंटेंस, ठीक है ना। अच्छा, एक एग्जाम्पल पहले लिख लीजिए, उसका एग्जाम्पल एक लिख लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, तो जैसे देखिए रोहन इज़ टू गुड, रोहन इज़ टू गुड। यहाँ पे देखिए, मैं अगर कहूँ यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा हिस्सा है, तो यहाँ पे देखिए केवल और केवल ये जो रोहन है वह क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद प्रयोग होने वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा क्या है, तो ये प्रेडिकेट है, ठीक है ना, प्रेडिकेट है। क्लियर, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब मैं आगे चलूँ, ठीक है, आगे चलता हूँ और ध्यान से इसको देखते रहो, ठीक है। देखो बात क्या आती है कि सेंटेंस के ही भाग चूँकि ये दोनों होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। और यहाँ पे इसके जो होंगे ये दो रूप पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो देखो यहाँ पे पहला जो आया था वह आया था, बिल्कुल जैसे बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाना। पहला जो आया था वो क्या था अपना, वह सब्जेक्ट था, जो इसके मीन्स क्या होता था, कर्ता होता था, ठीक है ना। और जो यहाँ पे दूसरे की बात भाग आई थी, तो ये प्रेडिकेट था, प्रेडिकेट जिसके मीन्स क्या था, विधेय था, ठीक है ना, विधेय था, ठीक है। अब देखो सुनो, यहाँ पे सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं, सब्जेक्ट के भाग क्रमशः दो होते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट के भाग कितने, तो दो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो यहाँ पे देखो पहला जो होता है वह आपका क्वालिफायर होता है, ठीक है ना, क्वालिफायर होता है, ठीक है, क्वालिफायर। और जो दूसरा होता है वह आपका हेड वर्ड होता है, ठीक है ना, हेड वर्ड या मेन वर्ड, हेड वर्ड या मेन वर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बात आती है क्वालिफायर, हेड वर्ड के तो हिस्से नहीं होते, लेकिन ये क्वालिफायर के हिस्से ज़रूर होते हैं। अब ये क्वालिफायर के हिस्से कितने होते हैं, तो देखिए, ठीक है ना, ये क्वालिफायर के हिस्से जो होते हैं वह 3 होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी डिटरमिनर, ठीक है ना, डिटरमिनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, रुकिए 1 मिनट चेक करता हूँ, एडजेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है ना, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है ना, एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फिर आगे मैं चलता हूँ, ये आपका हो गया पूरा का पूरा एज ए सब्जेक्ट पार्ट हो गए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स लेकर के चलते हैं प्रेडिकेट के। प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स, तो प्रेडिकेट के आपके 3 पार्ट्स, ठीक है। प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स कौन कौन से, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो वर्ब आती है। यहाँ पे देखो, ये इस मेन वर्ब को मैं ना मेन वर्ड को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मेन वर्ड को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिख लो आप लोग मेन वर्ड, ठीक है, मेन वर्ड। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहली जो अगर बात आती है इसमें, तो इसमें आती है क्या, वर्ब आती है, और इसमें आता है क्या, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इसमें क्या बात आएगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी अभी भी प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। प्रेडिकेट के देखिए, वर्ब के जो फर्स्टली टाइप्स के पार्ट्स होते हैं वह आपके क्या होते हैं, वह जो 2 ही टाइप्स के होते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है ना, 2 टाइप्स के। पहले क्या क्या, तो एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, तो दूसरा आपका मेन वर्ब होता है। अब ये मेन वर्ब के भी हिस्से होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, इसको ट्री टाइप ही बनाते हैं। ये आपके 2 टाइप्स के फर्स्टली होगा। पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ पे जो होगा वह आपका मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वह हेल्पिंग वर्ब भी कितने प्रकार का, तो हेल्पिंग वर्ब भी आपका 2 प्रकार के होते हैं।
एक तो लिंकिंग वर्ब भी आता है, लिंकिंग वर्ब इसे हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, उसकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो आता है एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और यहाँ पे आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना, एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब कर लीजिएगा। मेन वर्ब के सामान्यतः दो हिस्से, कौन कौन से? तो ट्रांजिटिव वर्ब, टेंशन मत लो, अभी हट रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद लिखो ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, वर्ब। क्लियर हुआ? लगातार बोलते बोलते चलो लिख लो, धड़ाक से लिखो, ठीक है। चलो यहाँ पे आता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के? तो ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है, देखिए, पहला जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा जो होता है वह आपका, रोमन में लिखते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के? तो कॉम्प्लीमेंट भी आपका यहाँ पे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है ना। पहला जो होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। नंबर सेकंड जो होता है वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया ना? पूरा का पूरा जैसे बनाया हूँ उसी तरीके से बना लो, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना पूरा? ये एक कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है। थोड़ा सा घुमाता हूँ, ठीक है, देखो ये कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे इंट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है। बिल्कुल जिस तरीके से बनाया हूँ उसी तरीके से बना लो। फिर अभी देखो कॉम्प्लीमेंट के, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के भी भाग होते हैं, बट इसका मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल में आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास को बिल्कुल देखना मत भूलना, क्योंकि और भी अच्छी तरीके से ग्रामेटिकल रूप को मैं लेकर के चलूँगा, ठीक है। सो गुड नाइट बच्चे, और विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। और आप लोग को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में धनतेरस की भी। और आज आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि दिवाली है तो दिवाली के पटाखे थोड़ा कम ही, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बच करके, और अगर पटाखे जलाएं भी तो थोड़ा सा हाथ बचा करके, ठीक है। सो विश यू हैप्पी दिवाली, गुड नाइट।